हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गूगल केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज इस लेक्चर सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने पढ़ा दिया है आपको, फैराडे का लॉ भी आपको मैंने बता दिया था लास्ट टाइम वाले लेक्चर में। उसको मैं थोड़ा सा एक बार क्विकली रिवाइज़ करा दे रहा हूँ। इस चैप्टर के बारे में हमने 90% लगभग सिलेबस कवर कर लिया है इस चैप्टर में, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में जो आखिरी सबसे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, वो होगा बेसिकली आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ही प्रिंसिपल पर काम करने वाला इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। वहाँ से क्वेश्चंस बेसिकली आपके पूछ लिए जाते हैं। आपके सिलेबस में रिड्यूस्ड पार्ट हो गया है, जो कि AC ओवर DC यानी AC और DC का एडवांटेज वाला जो रिलेशन था वो अब नहीं आता है, और हाउस होल्ड सर्किट वाला। बाकी सारी चीज़ें आपके सिलेबस में आ रही हैं कि AC जनरेटर अलग क्या होता है, अलग उसको जानेंगे, DC जनरेटर अलग से क्या होता है उसको जानेंगे। मैं यहाँ पर आपको ब्रीफली अच्छे से समझाऊंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। बस ये आखिरी टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म होने वाला है। आइए, तो लास्ट टाइम जो मैंने बताया था कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को ख़त्म करने के बाद मैंने वहाँ पर जनरेटर को इलेक्ट्रिक मोटर को मैंने आपको पढ़ाया था। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन, वर्किंग प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें हमने बता दी थी। जिन्हें नहीं देखा है वो वीडियो जाकर पीछे वाले लेक्चर्स में वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट टाइम में मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काम कैसे करता है। तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको करना क्या है, एक कॉइल लेना है, उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर डालना है, उसके बाद एक मैग्नेट को आगे पीछे ट्रैवल कराना है। उस मैग्नेटिक आगे पीछे ट्रैवल कराने से फ़ायदा क्या होगा आपको, उस कॉइल के अंदर जिसके अंदर सॉफ्ट कोर का वो मटेरियल बना था, मैंने ऐसे कुछ बनाया था, आपको याद होगा, कुछ ऐसा हम लोगों ने बनाया था, और फिर यहाँ गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किए थे। इस तरीके से पूरा सेटअप हमने किया था। इसके आसपास मैग्नेट को क्या कर रहे थे, एक स्ट्रॉन्ग नॉर्थ पोल साउथ पोल का मैग्नेट, जिसको कि स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट कह रहे थे, उसको हम ट्रैवल करा रहे थे आसपास। और यहाँ से क्या देख रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो निकल रही थी वो किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही हैं, इसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स किस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इन सारे लूप्स को कवर करते हुए आगे की ओर बढ़ रही थी, इसके बारे में हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हो क्या रहा था, कुछ और नहीं हो रहा था। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आगे पीछे करना शुरू किया, इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को आगे पीछे करना शुरू किया, तो इसके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थे वो इस कॉइल को डिस्टर्ब कर रहे थे। इस कॉइल को डिस्टर्ब करने की वजह से जो इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, उनके ऊपर एक फोर्स जनरेट हो रहा था, उनके अंदर एक एनर्जी जनरेट हो रही थी ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। और उस एनर्जी जनरेशन को ही हमने क्या कहा, इंड्यूस्ड EMF कहा। यानी एक EMF इंड्यूस हो रहा था किसी भी कॉइल के अंदर, यानी इन सारे कॉइल्स के अंदर, और उस इंड्यूस्ड EMF की मदद से हम ये बता पाए थे कि अगर इंड्यूस्ड EMF है तो वहाँ पर एक इंड्यूस्ड करंट भी जनरेट होगी, जिसके बारे में हम लोग ब्रॉडली अच्छे से पढ़े हैं। इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सब बताया है। अब जो अगला टॉपिक है आपका, इसके बाद मैं इसको आज कंक्लूड करके ख़त्म करूँगा इस चैप्टर को। अगला जो टॉपिक रहेगा आपका वो ये रहेगा मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल के बारे में, फ्लेमिंग्स FLEMINGS फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। राइट हैंड रूल के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान से देखते चलिएगा। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल आपको पता था, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में हमने पढ़ा था, और वहाँ हम ये जानते थे कि इलेक्ट्रिक मोटर में हमने क्या पढ़ा था कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि किस तरीके से मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे अभी आने वाले टॉपिक में। वही दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जैसे हम लोग ले रहे थे, 3 उंगलियाँ ले रहे थे, मिडिल फिंगर, पॉइंटर और थंब, उसी तरीके से फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी लेंगे, जिसमें कि मिडिल फिंगर, पॉइंटर और थंब होगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। जिसमें आपको पता है कि मिडिल फिंगर करंट को बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंटर बताएगी, और फोर्स को बताएगी कौन थंब बताएगा। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा आपको समझना है कि वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट हैंड रूल में बैटरी लगाकर मोटर में, ध्यान समझिएगा, मोटर और जनरेटर में डिफरेंस कहाँ से आएगा, इसको भी थोड़ा ध्यान देना है। मोटर में हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक मोटर में हमने बैटरी बाहर से सेटअप में लगाया था, यानी एनर्जी बाहर से प्रोवाइड कर रहे थे, और अगर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे तो एक करंट फ्लो कर रही थी कॉइल के अंदर, यानी करंट को हम प्रोवाइड कर रहे थे, फ्लो करा रहे थे बैटरी लगा के बाहर से। तो उसके लिए हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाया था, और हमने बताया था कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में ये करंट को बताएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स को बताएगा। लेकिन अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल में अंतर क्या आ रहा है कि राइट हैंड जो रूल होगा वो बीच वाली उंगली तो आपकी बताएगी करंट के फ्लो को, लेकिन जो करंट का फ्लो होगा वो कैसा होगा, इंड्यूस्ड करंट का फ्लो होगा। वर्ड को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर सिंपल करंट की बात नहीं करेंगे, इंड्यूस्ड करंट की बात करेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड की बात करेगा और ये फोर्स की बात करेगा। तो आपको पता है कि इंड्यूस की बात क्यों कर रहे हैं, इंड्यूस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फैराडे का जो लॉ मैंने बताया था, जब मैग्नेट को आसपास लेकर आ रहे थे कॉइल के पास,
तो उसके अंदर क्या जनरेट होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा था उस कॉइल के अंदर, और उस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होने के कारण क्या हो रहा था, इंड्यूस्ड करंट पैदा हो रही थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पूरे टॉपिक में जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से जो करंट पैदा होगा उसके बारे में जानेंगे। तो आप कुछ न कुछ इस टॉपिक को समझ पा रहे होंगे कि जो जनरेटर काम करने जा रहा है वो बेसिकली काम किस पर करने जा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करने जा रहा है। इस बात को एकदम ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल को मैं एक बार फिर से बता दूं। मिडिल फिंगर इंड्यूस्ड करंट को बताएगा, ध्यान रखिएगा, इंड्यूस्ड करंट ये बताएगा किसको, करंट को बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, और ये बताएगा किसको, फोर्स को बताएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सेटअप करने जा रहे हैं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बस बेसिकली यही था, इसके बारे में, इसके अलावा आपको कुछ और नहीं जानना है। मैं थोड़ा यहाँ डिफरेंट मार्कर यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझने में दिक्कत ना आए। मैं कुछ फिगर बना दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी थोड़ा बनाऊँगा, ध्यान दीजिएगा आप भी मेरे साथ सब बनाते चलिएगा। सेम प्रोसेस, नॉर्थ साउथ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले रहे थे, ये है आपका, ये आपका कॉइल मैं अलग तरह से ले रहा हूँ, आपको मैं बताऊंगा क्यों ले रहा हूँ, इसका ध्यान रखिएगा आप, इसको देखते चलिएगा। इसलिए मैंने डिफरेंट कलर्स यूज़ किए ताकि आपको समझाने में मुझे क्या रहे, दिक्कत ना आए, इसलिए मैं डिफरेंट कलर से समझा रहा हूँ, क्योंकि कलर वाइज समझाऊंगा तो आपको चीज़ें समझ में ज़्यादा आसानी से आएंगी। और ये रहेगा आपका फर्दर कॉइल, कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने कुछ अभी किया नहीं है, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि ये हो क्या रहा ओवरऑल। इस फिगर को बस आप देखते चलेंगे साथ साथ मेरे, ठीक है, बस साथ साथ देखते चलिए, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि आखिर ओवरऑल हम करने क्या जा रहे हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका पहला फिगर तैयार हो चुका है। यहाँ पर ध्यान से आपको एक एक चीज़ मैं बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। कन्फ्यूज़न एकदम नहीं होगा आपको, कन्फ्यूज़न एकदम नहीं होगा आपको। जिम्मेदारी मेरी रहेगी कि आपको किस तरीके से इस टॉपिक को समझाना है, बस आप कंसंट्रेट होकर इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, ये ओके, अंडरस्टैंड। चलिए अब देखिए ओवरऑल इसमें हो क्या रहा है। इस पूरे टॉपिक में हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक सेम इलेक्ट्रिक मोटर की तरह हमने क्या लिया है, सिस्टम लिया है। नॉर्थ पोल साउथ पोल का स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिया है बाहर में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्या लिया है, दो रिंग्स ली हैं, अलग अलग रिंग्स क्यों है, कैसे हैं, बताऊंगा मैं आपको। यहाँ मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया है और ये वायर है आपका, आपको सब पता चल रहा है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर समझ में आ रही होगी कि सर ये इलेक्ट्रिक मोटर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर में अंतर क्या है, आप ये सोच रहे होंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर में अंतर ये है कि इलेक्ट्रिक मोटर में हम क्या करते थे कि बाहर से बैटरी लगा के करंट की सप्लाई करते थे, ध्यान रखिएगा, सबसे बेसिक डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक जनरेटर में हम क्या करेंगे, अब ऐसे भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी ले रहे थे, यानी जैसे पंखा जो आपका चल रहा है वो किस पर चल रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर के कॉन्सेप्ट पर चल रहा है। आपको ले क्या रहा है, एनर्जी ले रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन ओवरऑल आपको क्या दे रहा है, हवा दे रहा है, मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है आपको, डिस्टर्ब मतलब आपकी हवा, इसको आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हो बेसिकली। तो क्या कर रहा है, आपको एनर्जी दे रहा है मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में, आप उसको फील कर रहे हो कि हाँ मुझे हवा लग रहा है, हाँ मेरा कपड़ा धुला रहा है वॉशिंग मशीन में। तो ओवरऑल जो मैकेनिक्स के थ्रू काम हो रहा है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। तो याद रखिएगा बस इतना ही डिफरेंस अगर आप याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, वेयर इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम दो टाइप के जनरेटर पढ़ने जा रहे हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। यहाँ पर हम दो टाइप के जनरेटर पढ़ेंगे, एक होता है एसी जनरेटर, एक एसी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे डीसी जनरेटर के बारे में। इस नाम से बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे एसी और डीसी का नाम, तो मैं आपको बता देता हूँ, जो नहीं जानते वो जान लीजिए। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। यानी जो जनरेटर हमको यहाँ पर पढ़ना है वो दो तरीके का पढ़ना, और दोनों एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा एसी करंट के बारे में, आपको बताना शुरू करूँगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं इस बात को समझना। अब आपको पता है कि सर अगर इसका प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले मैं इसका प्रिंसिपल आपके सामने लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। इसका जो प्रिंसिपल है मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ, इस चीज़ को यहाँ नोट कर लीजिएगा। प्रिंसिपल किसका प्रिंसिपल है, ये किसका प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रिक जनरेटर का। मेरे साथ आप लिखते चलिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये सारी चीज़ें बहुत ही कम समझ में आती है बच्चों को, एसी और डीसी के बीच में डिफरेंस। मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ, बहुत ध्यान से बैठिएगा। इसका प्रिंसिपल लिख लीजिए। मैं सबसे पहले काम किस पर करने जा रहा हूँ, एसी जनरेटर पर काम करने जा रहा हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया, ध्यान दीजिएगा। इसका प्रिंसिपल लिख लीजिएगा, इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ
प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस टर्म को याद रखिएगा। ये वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर। ये इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दूसरा चीज इसमें आपको क्या देना, ये तो प्रिंसिपल हो गया। दूसरी चीज मैं आपको इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में भी बता दूंगा, और तीसरी चीज हम इसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 ही तरीके से पूछे जाते हैं, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, बस। और क्वेश्चन आता है, इससे ध्यान रखिएगा। तो ये तो प्रिंसिपल हो गया। अब थोड़ा कंस्ट्रक्शन के बारे में अगर मैं आपको डिफाइन कर दूं, तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन को समझेंगे आप, बहुत कठिन चीज़ नहीं है कंस्ट्रक्शन इसका। कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, इसको समझ लीजिए। आपको ये दिख रहा है कि एक हमने कॉइल ली है। ये कॉइल किसी मटेरियल का आप ले सकते हो, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, जिसका भी लेने जा रहे हो। बेसिकली कंडक्टिंग, एक अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल हम लेते हैं। तो मान लीजिए कॉपर की हमने ओवरऑल एक कॉइल ली है, ये पूरा लेंथ जितना है। बाकी इधर वाली नीचे वाली वायर क्या है, इंसुलेटिंग वायर है, इसका याद रखिएगा, क्योंकि ये नॉर्मल वायर है जो हमारे घरों में चलती है। यहाँ पर आपको मैंने बता दिया था, जैसे उसमें पढ़ते थे, ये ब्रशेज़ हैं, ये B1 ब्रश है, ये B2 ब्रश है। यहाँ पर हमने जो 2 रिंग्स बनाए हैं, इसको ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पर जो हमने 2 रिंग्स बनाए हैं, इन रिंग्स को हम कहते हैं स्लिप रिंग, S1, और इसको कहते हैं S2। एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब हम इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, स्लिट रिंग्स के बारे में पढ़ा था, स्लिट रिंग्स। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, स्लिप रिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ में, स्लिट और स्लिप का अंतर क्या है, मतलब क्या है इसमें। अब आप इसमें समझेंगे कैसे कि ये कंस्ट्रक्शन में आपको पूरा अच्छे समझा दे रहा हूँ। 2 बार मैग्नेट्स मैंने लिए, नॉर्थ और साउथ पोल आपको दिख ही रहा है। यहाँ पर 2 स्लिप रिंग्स लिए हैं, जिसमें से एक स्लिप रिंग एक पोर्शन, एक वाले वायर का जो 2 एंड है उसके एक वायर के एंड के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा वाला स्लिप रिंग दूसरे वाले एंड के साथ जुड़ा हुआ है। बाकी ये ब्रशेज क्या है, अपने पोजीशन पर, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर में अपने कांस्टेंट पोजीशन पर रहते थे वैसे ही हैं। बस ये ब्रशेस क्या कर रहे हैं, इस पर, इन रिंग्स पर जब ये रिंग्स गोल गोल घूमेंगे तो ब्रशेस क्या करेंगे, उस पर उनको टच करते रहेंगे लगातार बस। और वायर क्या रहेगा, इससे बाहर की ओर जुड़ा रहेगा। इस बात का आप ध्यान देंगे। तो ओवरऑल अब इसके कंस्ट्रक्शन को तो हम समझ गए हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पर हम जो भी काम करेंगे, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू व्हाट, मैकेनिकल एनर्जी इनटू व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी ये जो इस जनरेटर है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आपको पता है इसका मतलब, यहाँ पर जो हमने गैल्वेनोमीटर लगाया है, ये ओवरऑल गैल्वेनोमीटर किस लिए लगाया है, कि कितनी करंट फ्लो हो रही है। अगर मैं मैकेनिकली इसमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ, इनके ब्लेड्स को, ये जो ब्लेड है, या आप इसको ABCD जो नाम दे रहे हो आप, बेसिकली इनका नाम भी दे दीजिए, ABCD, इन प्लेट्स को जो आप रोटेट कर रहे हो, इनके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये गैल्वेनोमीटर फ्लो करेगा। क्यों, क्योंकि मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बताना है। क्योंकि अगर आप यहाँ बैटरी लगा देते तो वो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल हो जाता, तब तो इलेक्ट्रिक मोटर हो जाता। लेकिन हमको यहाँ पे मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पाना है। तो ये बेसिक सा एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे आपके घरों में जो जनरेटर होता है ना, जो जनरेटर हम लोग यूज़ करते हैं, हाथ से चलाते हैं, ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट पर ये काम करता है। तो कैसे काम करेगा समझिएगा। अब जैसे बड़े लेवल पर, हम छोटे मोटे लेवल पर तो जनरेटर प्रोवाइड करते नहीं हैं हम भाई, बट छोटे मोटे लेवल का मतलब क्या है, घर के अंदर अगर पूरे घर में बिजली दौड़ानी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आपको ये समझ में आ रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्लांट्स में जो जनरेटर बेसिकली यूज़ किए जाते हैं, यानी जो बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्लांट्स या प्लांट्स में, यानी जो आपके घर की रोशनी आती है बड़े बड़े जगहों से, वहाँ पर भी प्रोसेस कुछ ऐसा ही होता है। तो वहाँ पर तो हाथ से कोई इस ब्लेड को घुमाएगा नहीं, क्योंकि बड़ी बड़ी ब्लेड्स होती है, ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी चाहिए होता है, ज़्यादा अमाउंट की मैकेनिकल एनर्जी चाहिए होता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इनको बाहर से, जो इनका एक्सल रॉड है, ये ऐसे बाहर की ओर निकला रहता है, उस एक्सल रॉड पे क्या करते हैं हम, एक टरबाइन या एक, आप कह सकते हैं बेसिकली एक बाहर से कोई मैकेनिकल एनर्जी, जैसे विंड मिल का एक पहिया या विंड मिल की जो पत्तियां होती हैं उसको लगा देते हैं। यानी ओवरऑल आप कह लीजिए कि एक ऐसी चीज़ लगाते हैं जो बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी से क्या हो, ऑपरेट हो। तो उसके इस एक्सल पे हम क्या करते हैं, लगा देते हैं। और जैसे ही हमने एक्सल पर इसको लगाया तो ये क्या करने लगेगा, जब पत्ती घूमेगी तो पूरा का पूरा एक्सल के साथ ही पूरा का पूरा ब्लेड घूमेगा। जब ये पूरा का पूरा ब्लेड घूमेगा तो आपको पता है कि लगातार जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही हैं, उनमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो फ्लो करती ही रहेंगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जब मैकेनिकल एनर्जी वाला कोई विंड मिल या कोई भी चीज़ होगा जो इस पूरी की पूरी प्लेट को रोटेट कर रहा होगा, जब ये प्लेट पूरा का पूरा रोटेट होना शुरू होगा इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, आपको पता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये फोर्स की डायरेक्शन, और ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। इंड्यूस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स की वजह से यहाँ पर हमको करंट मिलेगा, इसलिए हम इसको इंडक्शन का प्रोसेस कर रहे हैं, याद रखिएगा। इसका मतलब ये है कि जब ये कॉइल रोटेट करना शुरू करेगा तो क्या करेगा, गोल गोल घूमेगा ऐसे इस पूरे फील्ड में, क्योंकि यहाँ पर विंड मिल इसको गोल गोल घुमाएगा, इस पूरे कॉइल को। जब ये गोल गोल घुमाएगा तो इसके ये जो कॉइल है, अगर ये भी मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रखा हुआ है, तो जब वो एक बार टर्न लेगा तो मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे आएगा, फिर टर्न लेगा तो ऐसे आएगा, फिर टर्न लेगा तो ऐसे आएगा, और ऐसे करते करते गोल गोल 360 डिग्री लगातार घूमता रहेगा। तो
तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये स्लिप रिंग्स का काम क्या है। सबसे पहले स्लिप रिंग्स के काम को समझिए। तो स्लिप रिंग्स क्या करते हैं, एक वाले एंड को एक अलग स्लिप रिंग से जोड़ा है, दूसरे वाले को दूसरे से जोड़ा। स्लिप का मतलब ये नाम से क्लियर है, स्लिप करेगी कोई चीज़, फिसलेगी। तो ये जो स्लिप रिंग्स हैं ये ओवरऑल क्या करेंगे, बस गोल गोल इस पूरे एक्सेल को घुमाएंगी अपनी पोजीशन पे। अगर आप इनको 3 डायमेंशनली इनका अगर डिमॉन्स्ट्रेशन यूट्यूब पर आप देखोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वो बेसिकली बताते हैं 3 डायमेंशनली। अभी मेरे पास चीज़ें हैं नहीं, लेकिन देखिए ऐसे कुछ होता है। ये जैसे मान लीजिए कि ये एक वायर है, ये वाले वायर का एंड है, तो इसमें जो स्लिप रिंग लगा रहेगा, ये वाली जो स्लिप रिंग लगी है, इसके पास ब्रश अटैच है, इधर तरफ ब्रश अटैच रहेगा। तो ये जब घूमेगा तो ये स्लिप रिंग ऐसे ऐसे बस घूमेगा, ऐसे इसको स्लिप रिंग ऐसे गोल गोल घुमाएगा। तो स्लिप रिंग अपने पोजीशन पर है, बस वो कर क्या रहा है, ब्रश पर जगह जगह ब्रश को लगातार टच कर रहा है। यानी ऐसे स्लिप रिंग ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है एक्सल के साथ, और ब्रश एक जगह पर खड़ा हुआ है, और ये जब ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा तो ब्रश उसको बार बार टच करता हुआ गोल गोल लगातार घूमता रहेगा, और इस वजह से करंट भी ब्रेक नहीं करेगी, लगातार करंट मिलती रहेगी। याद रखिएगा, 2 रिंग्स अलग अलग। उसी तरीके से ये भी गोल गोल घूमता रहेगा। तो इसका मतलब है कि सर्किट के अंदर करंट बनेगी। कैसे बनेगी, आपने मैकेनिकली विंडमिल के थ्रू इसको चलाया, तो जब ये चला तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले ऐसे थी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही थी, प्लेट ऐसे था। जब आपने एक बार घुमाया एक्सल ने, यानी एक्सल जो हमने लगाया था इसके थ्रू जब ये प्लेट ऐसे घुमा, अब ऐसे से ऐसे हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। समझ पा रहे हैं। फिर जब ऐसे जाएगा तो फिर डिस्टर्ब नहीं करेगा, फिर ऐसे आएगा तो डिस्टर्ब करेगा। यानी लगातार जब तेजी से कोई चीज़ इसको बाहर से ऐसे ऐसे घुमा रही होगी तो बार बार प्लेट ऐसे 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 प्लेट क्या कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गोल गोल घूम रहा होगा। तो जब गोल गोल घूम रहा होगा तो हर बार एक बार 2 बार मैग्नेटिक ये जो प्लेट होगा ये ऐसे आएगा। एक बार ये जैसे मान लीजिए ABCD है, तो जब एक बार अगर मैग्नेटिक फील्ड क्लॉक वाइज घूम रहा है, जैसे समझिएगा अगर ये क्लॉक वाइज घूम रहा है यानी ऐसे घूमेगा ऐसे, तो एक बार ऊपर उठ के आएगा, फिर एक बार ये नीचे जाएगा तब भी ऐसे दिखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि लगभग आपको देखने को मिलेगा कि हर 90 डिग्री के बाद एक बार ये जो पूरा प्लेट है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जा रहा है। आप इसको डिमॉन्स्ट्रेट करके देख सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये जो प्लेट हमने बाहर से लगाया है, ये जो प्लेट लगाया है, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये बाहर से जो हमने विंडमिल लगाया है वो लगातार इस प्लेट को घुमा के उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी सीधी जा रही थी, अब जब ये प्लेट ऐसे खड़ा हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इस प्लेट को भी पार करने लगेंगी। जब प्लेट को पार करने लगेंगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ेगा इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल का मतलब रुकावट। तो जब रुकावट का सामना करना पड़ेगा तो इस प्लेट के अंदर, इस कॉइल के अंदर जो चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स या जो भी चीज़ें होंगी, EMF होगा, वो क्या करेंगे, इंड्यूस हो जाएगा इसके अंदर। जब EMF इंड्यूस होगा तो उसके अंदर क्या जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा। होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। देखिए एक बार फिर से मैं इसको समझाऊंगा। तो यहाँ पर हम AC जनरेटर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए ये क्लॉकवाइज घूमना शुरू होता है, बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो करंट जनरेट हो रही है, भाई हमने इसको घुमाना शुरू किया विंडमिल से, तो ये घूमना शुरू करेगा। जब घूमना शुरू करेगा तो करंट मैं मान ले रहा हूँ कुछ ऐसे ट्रैवल कर रही है, देखते चलिएगा। कुछ करंट को हमने ऐसे जनरेट करा दिया है। आप दोनों में से किसी भी टर्न को ले सकते थे। बेसिकली मैं आपको इसलिए ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम यहाँ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करने वाले हैं। यानी आप देखिए कैसे ये कर रहा हूँ मैं। आपको पता है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये उंगली मेरी। आपको पता है ये फोर्स की डायरेक्शन, समझ पा रहे हैं ना, ये फोर्स की डायरेक्शन। मतलब अगर मैं इस टर्म में करता हूँ, जैसे बोर्ड पर बना है इसी बोर्ड पर ही मैं उंगली फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन होगी बोर्ड के अकॉर्डिंग, देखिए बनाया है। लेकिन अभी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अभी इसके और इसकी वजह से करंट इंड्यूस होगी। यानी जब ये फोर्स महसूस करेगा, जब ये गोल गोल घुमाएंगे तो इन प्लेट्स पर क्या होगा, फोर्स महसूस होगा ना। एक चीज़ ऊपर जाएगा, एक तरफ ये नीचे जाएगा, फिर एक तरफ ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो फोर्स महसूस होगा। उस फोर्स की वजह से और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, लगातार जा रही हैं, ठीक। तो यानी ये दोनों जब चेंज करेंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और फोर्स, तो करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा, करंट जनरेट होगा। इसका मतलब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हमेशा इसी डायरेक्शन में रहेंगी, नॉर्थ से साउथ, ये तो बदलेंगे नहीं। फोर्स हमने क्या लगाया, अंगूठे के डायरेक्शन में। इसका मतलब अगर करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है, इस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो रहा है, तो फोर्स किधर होगा, इधर की ओर। इसका मतलब ये प्लेट क्या होगा, बाहर की ओर निकलेगा, और इधर वाला प्लेट क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप। इसका मतलब जब ये ऊपर की ओर उठेगा और ये वाला प्लेट नीचे की ओर जाएगा, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब ये प्लेट ऐसे था और ऐसे होगा, जब ऐसे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा इसको पेनिट्रेट कर रही होंगी। जब सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको पेनिट्रेट कर रही होंगी, पास कर रही होंगी सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो आपकी एक चीज़ दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा कि जैसे ही अब ये अगला टर्न लेगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ। अब जैसे ही अगला टर्न लेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर से इसके लिए नॉर्मल, मतलब ऐसे हो जाएंगी, कुछ कम पोर्शन को टच करते हुए निकलेंगी। तो इसका मतलब जब ये गोल गोल घूमना शुरू करेगा तो जो करंट की फ्लो ऐसे थी, हर एक 90 डिग्री के टर्न के बाद जो करंट की फ्लो थी वो क्या होगी, बदल जाएगी। इस बात को ध्यान रखिए, बहुत ध्यान से समझिए। जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखा था प्लेट, जैसे ही आपने
इंड्यूस करंट किया फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, तो करंट ऐसे गई। लेकिन जैसे ही ये प्लेट, भाई फोर्स अब बाहर लग रहा था ना, तो ये प्लेट ऐसे ऊपर उठ के आई, ये प्लेट नीचे की ओर गई। तो जब ये उठकर ऐसे आएगी 90 डिग्री पर आएगी, तो इस पॉइंट के जस्ट बाद जब आगे टर्न लेने वाली होगी प्लेट, जो करंट का फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये इसलिए बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो हम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं, इंडक्शन के कारण हो रहा है। समझिए बात को, ऐसा इसलिए करंट के फ्लो को हो जाएगा क्योंकि फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं करंट को। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड करंट को प्रोड्यूस कर रही है। तो अब हमको पता है कि जितनी बार ये वाला प्लेट जब ऊपर आएगा, उसी कंडीशन में जो करंट होगी वो ऐसे जाएगी। याद रखिए, जब ये फोर्स ऊपर आएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड, जब इसको मैं यहाँ घुमाऊंगा तो ये जब ऊपर आएगा ऐसे, तो हमको पता है कि तभी ये क्या होगा, ऊपर की ओर करंट फ्लो करेगी। यानी जब ये वाला हिस्सा बाहर की ओर आएगा और ये वाला अंदर जाएगा, तो इसके अंदर ऐसे होगी। तब आप समझिए कि जब ये ऐसे हो गया, तो अब ये वाला जो हिस्सा यहाँ पर आ गया है, अब ये अंदर की ओर दबेगा कि नहीं, ऐसे नीचे की ओर जाएगा। और जो पीछे वाला हिस्सा था वो उठकर बाहर की ओर आएगा। और जब पीछे वाला हिस्सा उठकर बाहर की ओर आएगा, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, दोनों साइड के लिए अलग अलग हो जा रहा है। जब फोर्स का डायरेक्शन दोनों साइड के लिए अलग अलग हो जा रहा है, तो आपको पता है कि करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? एक बार फिर से समझिए। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, मतलब ऐसे ही नॉर्मली हमने इसको रोटेट करना शुरू किया, बाहर एक्सल लगा के, विंड मिल लगा के। तो जैसे ये ऐसे घूमेगा, इधर वाला पोर्शन ऐसे घूमेगा, तो आपको पता है कि फोर्स जब इधर लगा है बाहर की ओर, तब ये प्लेट बाहर आया है और ये वाला हिस्सा कहाँ गया, अंदर की ओर गया, अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो जब ये हिस्सा बाहर की ओर आ रहा है, ये अंगूठे के डायरेक्शन में बाहर की ओर आ रहा है, तो 90 डिग्री जाएगा। 90 डिग्री पर ही मैक्सिमम बाहर ऐसा होगा। लेकिन जैसे ही अब ये वाला हिस्सा इधर पलटना शुरू करेगा, तो क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा अंदर था वो बाहर आना शुरू करेगा। जब वो बाहर आना शुरू करेगा, तो आपको पता है कि इस वाले रिंग में, AB वाले साइड में, फोर्स जब बाहर की ओर लग रहा था तभी करंट की डायरेक्शन ऐसे थी। लेकिन अब इस वाले में, अभी 90 डिग्री के बाद से ये AB वाला हिस्सा कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर दब रहा है। तो जब अंदर की ओर दबेगा, तो इस AB वाले में करंट कैसे जाएगी, नीचे की ओर जाएगी। और इस CD वाले में करंट कैसे हो जाएगी, ऊपर की ओर हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब अगर 90 डिग्री के बाद, यहाँ समझिएगा, अगर इस पॉइंट पे करंट ऐसे जा रही है, करंट मतलब इस तरीके से फ्लो कर रही है सर्किट में, अगर इस तरीके से फ्लो कर रही है, तो 90 डिग्री, ये जब AB जब ऊपर ऐसे आ जाएगी, जब ये 90 डिग्री के बाद से टर्न लेगा, 90 डिग्री, इस पोर्शन के 90 डिग्री के बाद से टर्न लेगा, तो जो करंट की फ्लो होगी वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। यानी अब करंट ऐसे फ्लो करेगी, ऐसे करंट फ्लो करेगी सर्किट के अंदर। समझ पा रहे हैं? इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, वीडियो को पीछे जाके 2-3 बार देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैं आपको समझा रहा हूँ बार बार। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है करंट को इंड्यूस करने के लिए। और अगर करंट इंड्यूस हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट लगातार बह रही है नॉर्थ से साउथ, वो तो बदल नहीं रही है। तो बदल कौन रहा है, फोर्स। इसका मतलब अगर फोर्स बदलेगा, यानी इस वाले पोर्शन पे और इस वाले पोर्शन पे अगर फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी, तो करंट की डायरेक्शन इस पूरे कॉइल के अंदर क्या होगी, बदल जाएगी। ये आप डेमोन्स्ट्रेट करके भी देख सकते हैं। तो जब करंट की डायरेक्शन बदलेगी, तो इसका मतलब ये है कि ये जो करंट फ्लो करेगी, ये कुछ अल्टरनेटिंग करंट की तरह करेगी। ध्यान दीजिएगा, अल्टरनेटिंग करंट इसको हम कहेंगे। यानी यहाँ पर जो करंट या जो बल्ब या गैल्वेनोमीटर दिख रहा है हमको, जो हमने लगाया है, मान लीजिए आप यहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर की जगह बल्ब ही लगा देते, अगर बल्ब लगा देते, तो ये जो बल्ब का ग्लो था वो एक बार, जैसे मान लीजिए मैं 2 कलर मान लेता हूँ, जैसे 2 कलर मानूंगा, जैसे मान लीजिए ब्लू और येलो, मान लीजिए ब्लू और येलो में अगर ये जलता, तो कैसे जलेगा, अगर जब ये करंट ऐसे फ्लो कर रही है क्लॉकवाइज ऐसे, तब ये ब्लू जलता। लेकिन जैसे ही 90 डिग्री के बाद ये टर्न ऐसे लेगा, तो ये वाला पोर्शन अंदर की ओर फोर्स लग रहा है और ये वाला पोर्शन जो अंदर वाला था वो बाहर की ओर फोर्स लग रहा है। तो फोर्स की डायरेक्शन दोनों आर्म के लिए बदल गई। तो जब दोनों आर्म के लिए फोर्स की डायरेक्शन बदल गई, तो करंट की डायरेक्शन भी बदल गई। तो अब दूसरे टर्न में जब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, तो कैसा चलेगा, येलो कलर से चलेगा। याद रखिएगा इस बात को। यानी इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि जो AC जनरेटर था वो कुछ ऐसा काम कर रहा है कि जब जब आर्म पे फोर्सेस बदल रहे हैं, तब जो इस कॉइल के अंदर जो करंट इंड्यूस हो रही है वो अलग अलग हो रही है। यही ओवरऑल AC जनरेटर आपको बताना चाहता है। इसका मतलब ये जो बल्ब ग्लो करेगा, अगर ब्लू और येलो का इसके अंदर नेचर होगा, तो एक बार जब टर्न लेगा ये, यानी AB जब ऊपर आएगा तब क्या जलेगा, ब्लू जल रहा है। AB जब घूमकर नीचे जाने लग रहा है, या फिर जब AB घूमकर उस तरफ अंदर तरफ चला जाएगा, तो येलो जलेगा। क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या हो जा रही है, रिवर्स हो जा रही है, ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये था ओवरऑल आपके AC जनरेटर का कॉन्सेप्ट। मुझे लग रहा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और यही इसका प्रिंसिपल था जो मैंने आपको हिंदी में समझा दिया है देसी भाषा में। ये इसका प्रिंसिपल था कि प्रिंसिपल बहुत कहानी नहीं लिखना आपको ये लिखना है कि जब हम इस पूरे के पूरे कंस्ट्रक्शन को समझने के बाद, जब हम इसको विंडमिल से या किसी बाहर एक्सटर्नली टरबाइन से हम इसको क्या कर रहे हैं,
मैकेनिकल एनर्जी लगा के इसको रोटेट करा रहे हैं, तो इसका जो फोर्स है वो आर्म्स पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब फोर्स आर्म पे चेंज होगा तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, जब आर्म पे फोर्सेस लगने के कारण जब आर्म्स के साइड चेंज होंगे, यानी ये ऊपर ये अंदर, फिर ये वाला ऊपर और ये वाला क्या जाएगा, अंदर जाएगा, तो फोर्सेस चेंज होने की वजह से जो करंट का इंडक्शन है यानी इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो बदल जाएगी, और ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट और ड्यू टू द चेंजिंग करंट वी कैन से दैट इट इज अ अल्टरनेटिंग करंट सर्किट और अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, क्योंकि करंट चेंज कर रही है। करंट की वैल्यू अगर एक साइकिल के बाद चेंज करे, एक साइकिल के तक कुछ रहे फिर दूसरे साइकिल से कुछ हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। तो ये ओवरऑल आपका एसी जनरेटर था। अब इसी में मैं आपको दूसरा एक टर्म बता देता हूँ, इस चीज़ का अगर आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत अच्छे से, जो भी चीज़ें आप समझना चाहें। अब देखिए, अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस एसी जनरेटर के बाद एक टर्म मैं आपको समझाऊंगा डीसी जनरेटर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीसी जनरेटर की कोई बहुत कठिन काम नहीं है, इसको समझना बहुत आसान काम है, बस छोटा सा टॉपिक है। आपने इलेक्ट्रिक मोटर अगर बढ़िया से पढ़ा है तो डीसी जनरेटर को पढ़ना कोई कठिन काम नहीं है, ये बहुत आसान काम है। इसको देखिए मैं बनाऊंगा, ये लगभग ये इलेक्ट्रिक जनरेटर की तरह ही काम करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसमें होता बस कुछ ऐसा ही है, ये मान लीजिए बल्ब है, बल्ब को हमको ग्लो कराना है, ठीक है। यानी यहाँ पर एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में अंतर क्या हो रहा है, आपको पता है कि एसी जनरेटर में अल्टरनेटिंग करंट मिल रही थी, यानी करंट फ्लिप कर रही थी, जब एक साइकिल के बाद तो करंट बदल जा रही थी, करंट का फ्लो। लेकिन डीसी करंट का कहने का मतलब है डायरेक्ट करंट, यूनि डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करे, और जब एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी तो इसका मतलब इस पूरे के पूरे सर्किट के अंदर जो भी करंट फ्लो करेगी वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, एक दिशा के साथ होगी, एक फ्लो के साथ होगी, समझ पा रहे हैं। तो जब एक दिशा या एक फ्लो के साथ वो करंट फ्लो करेगी इस पूरे के पूरे सर्किट के अंदर, तो उसी को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट करंट कहेंगे। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, डीसी सर्किट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, डीसी जनरेटर, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। डीसी जनरेटर के बारे में जान लेते हैं। अब आइए डीसी और एसी में अंतर क्या कर रहे हैं सर, अभी आप इस सेटअप में अंतर क्या कर दिया सर आपने, इस सेटअप में मैंने कुछ अंतर नहीं किया, वहां पर मैंने स्लिप रिंग लगाया था, यहां पर मैं क्या लगा रहा हूं, स्प्लिट रिंग लगा रहा हूं। स्प्लिट रिंग वो कुछ ऐसा ही है जो इलेक्ट्रिक मोटर में हमने पढ़ा था, वैसा ही कुछ स्प्लिट रिंग है। अब आप सोचेंगे सर इस स्प्लिट रिंग का काम क्या है, तो अब आप एक चीज़ समझ गए हैं कि अब हमको ABCD आर्म में करंट नहीं बदलना है, क्योंकि डायरेक्ट करंट है, एक डायरेक्शन पढ़ना है, यानी इस पूरे के पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो एक दिशा में करे, कुछ ऐसा यूनि डायरेक्शन हो, तभी तो डीसी जनरेटर कहा जाएगा। तो इसका मतलब कि अब ये स्प्लिट रिंग कैसे काम करेंगे, इस पूरे के पूरे जनरेटर को जो एक्सल लगा के हमने बाहर खींचा है, यानी इस लेंथ को अगर हम बाहर लेके आए, फिर वही विंड मिल लगाएं, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करना है, इसको मैकेनिकल एनर्जी देके गोल गोल इसको जब घुमाएं, तो गोल गोल घुमाने के बाद क्या हो, जो करंट का फ्लो हो वो लगातार कांस्टेंट बना रहे। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, इसमें होता क्या है कि इसको डायरेक्ट करंट बनाते कैसे, पूरा का पूरा काम जो है डायरेक्ट करंट इसको बनाने के लिए पूरा का पूरा जो काम होता है वो इसका होता है, जो मैंने बॉक्स में बना दिया, यानी स्प्लिट रिंग का काम होता है। ये बेसिकली करता क्या है, अगर मैं इसको दो कलर में बना दूं तो आपको शायद थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। इस वाले को रेड बना दे रहा हूँ और इस वाले को मैं ब्लू बना दे रहा हूँ, तो आपको शायद समझ में आएगा कि ये दो रिंग्स का काम क्या है, इसको समझिएगा। यानी जब मैं इनको घुमाना शुरू किया, मैकेनिकल एनर्जी लगा के घुमाना शुरू किया, तो स्प्लिट रिंग्स ऐसे गोल गोल घूमेंगे, क्योंकि भाई ये 3 डायमेंशनल फिगर है ना, ये कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, ये जो स्प्लिट रिंग बनाया मैंने कुछ ऐसा है ये, और एक्सल्स कैसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे लगे हैं, ठीक। तो जो दो स्प्लिट रिंग लगे हैं वो कुछ एक तरफ से ऐसे लगा है और दूसरा वाला एक तरफ से ऐसे लगा, दोनों के बीच में थोड़ा गैप है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, थोड़ा गैप, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसका मतलब इधर वाला और इधर वाला इस एक्सल को ऐसे पकड़ा हुआ है और एक्सल ऐसे बाहर की ओर निकला है और वो विंड मिल उसको गोल गोल घुमा रहा है, तो ये पूरा का पूरा ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो जब ये पूरा पूरा घूमेगा तो इससे अटैच स्लिप रिंग, अब आपको पता है कि मैंने इसमें कुछ नहीं किया, ये ब्रशेज ही हैं भैया, इसमें कोई अंतर नहीं है, ये सेम ब्रशेज B1 B2 हैं, ये B1 B2 ब्रशेज वैसे ही हैं जैसे पहले लगे थे। इसका मतलब अब डायरेक्ट करंट कैसे हो रहा है, देखिए जब ये गोल गोल घूमेंगे, यानी ये जो स्प्लिट रिंग्स ऐसे ऐसे जब घूमेंगे भाई, क्योंकि जब हम इसको घुमाना शुरू करेंगे तो ऐसे ऐसे घूमना शुरू करेगा, इधर वाला पोर्शन अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो इधर वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर आएगा। अब आप समझिए कि करंट कैसे नहीं बदलेगी, जैसे ही हमने इसको घुमाया, इस पूरे अटैचमेंट के साथ इस सेटअप को एक्सल लगा के घुमाया, तो ये वाला जो एक्सल था वो घूमकर कहाँ अटैच होगा, B1 से अटैच हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, और ये वाला जो एक्सल था वो B2 से अटैच हो रहा है, जब ऐसे गोल गोल घूमेगा। तो क्योंकि कंटिन्यूअसली सर्किट में जब ये प्लेट भाई लगातार वो रॉड घूमेगा, रॉड घुमाएगा, तो कंटिन्यूअसली जो ये क्या नाम है आपके जो स्प्लिट रिंग्स हैं वो लगातार एक दूसरे के टच में होंगे, यानी ये वाला घूमेगा तो इधर टच करेगा, ये वाला घूमेगा तो इधर टच करेगा, और लगातार ये साइकिल कंप्लीट होती रहेगी, समझ पा रहे हैं। तो जब लगातार ये टचिंग होती रहेगी, लगातार किसी भी तरीके से करंट का जो फ्लो है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, लगातार ये अब इन्हीं स्प्लिट रिंग्स को पता है आपको बेसिकली कहा क्या जाता है, इन्हीं स्प्लिट रिंग्स को हम कम्यूटेटर भी कहते हैं, इस वर्ड को याद रखिएगा, कम्यूटेटर भी इनको कहते हैं। बेसिकली कम्यूटेटर जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं,
एक तरीके से कह सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट को आप कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि करंट को वो डायरेक्ट करंट में चेंज करते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं, कम्यूटेटर यही होते हैं बेसिकली, एनसीईआरटी में ये लिखा है कि वो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करते हैं। यानी ये स्प्लिट रिंग जो मैंने लगाया है ये कुछ और नहीं, ये कम्यूटेटर है। यानी जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेट हो रही है, इंड्यूस करंट जो जनरेट हो रही है, उसको कन्वर्ट किस में कर दे रहे हैं, ये डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। यानी यहाँ पर जो फिनोमिना हो रहा है वो पहले ही एसी जनरेटर की तरह हो रहा है, जैसे हो रहा था, सेम टू सेम हो रहा है। लेकिन जब करंट इन दोनों रॉड से इधर से गुजर के इधर आ रही है, तो ये स्लिट रिंग्स जो है वो क्या कर रहे हैं, कम्यूटेटर की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। और ये स्लिट रिंग्स क्या कर रहे हैं, उस अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जब ये पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ घूमेगा तो ये वाला तुरंत इसमें अटैच होगा, इधर वाला घूमकर इसमें अटैच होगा। यानी ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली बहुत ही तेजी से होता रहता है। इस वजह से करंट को एक अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करने का मौका ही नहीं मिलता। जब अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करने का मौका नहीं मिलेगा तो लगातार ये कैसा दिखेगा, आपको एक गोला जैसा दिखेगा, इतना तेजी से नचेगा, एक गोला जैसा आपको दिखेगा। जब गोला जैसा दिखेगा तो आपको पता है कि ये लगातार इसमें टच कर रहा है, ये इसमें टच कर रहा है, ये इसमें टच कर रहा है, ये इसमें टच कर रहा है। यानी ये प्रोसेस लगातार गोल 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 घूम रहा है। और ये ब्रशेज जो है वो खाली नहीं बैठे हैं, किसी टाइम पे खाली नहीं बैठे हैं। इधर वाले का जो स्लिट रिंग था वो इस वाले ब्रश को टच कर रहा है, इधर वाले का था ये इस वाले को टच कर रहा है। जब दोनों एक दूसरे को गोल गोल घूम के टच कर रहे हैं तो सर्किट कहीं ब्लॉक ही नहीं हो रही है। और जब सर्किट कहीं ब्लॉक नहीं हो रही, टूट नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या कि करंट सर्किट के अंदर एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये कुछ इलेक्ट्रिक मोटर की तरह ही मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक मोटर भी ऐसा ही काम कर रहा था। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखना है कि डीसी जनरेटर में हमने स्लिट रिंग लगाया, उन स्लिट रिंग्स को कम्यूटेटर कहते हैं। ओवरऑल कॉइल के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है, दैट प्रोसेस इज व्हाट, मैक्सवेल के राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड करंट ही यहाँ पर भी हो रही है। यहाँ पर भी करंट बदलने का नेचर होगा, यहाँ पर भी करंट बदलेगा। लेकिन ये कम्यूटेटर क्या कर रहा है, उस बदली हुई करंट को स्लिट रिंग लगाकर हम क्या कर दे रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। इस वजह से जो हम एपरेटस ले रहे हैं, बाहर बल्ब लगा रहे हैं, उसके अंदर एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। और एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होने की वजह से जो बल्ब होगा वो एक कलर का लगातार जलेगा। अगर ब्लू लिए तो ब्लू जलेगा, येलो ले रहे हैं तो येलो जलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके से करंट ऑल्टरनेट नहीं कर रही है, करंट बदल नहीं रही है, ड्यू टू दीज कम्यूटेटर्स, ड्यू टू दीज स्लिट रिंग्स, जिनको आप बेसिकली कह सकते हैं। तो ये था ओवरऑल सेटअप आपका इलेक्ट्रिक एसी और डीसी जनरेटर का। होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और अगर इस वीडियो के बारे में आपको लगता है कुछ और भी चीज़ें हमको इसमें ऐड करनी चाहिए तो आप अपने वैल्यूएबल थॉट्स हमें दे सकते हैं। और चैनल को जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी जल्दी कर लीजिए। और यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगी हों, ना समझ में आई हों, उस चीज़ को एक बार फिर से आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं एक बार फिर से आपको समझा दूंगा। अदरवाइज एसी और डीसी मेरी तरफ से मैं जहाँ तक कोशिश कर पाया हूँ मैं पूरा ख़त्म कर चुका हूँ। आपका एसी और डीसी के बीच में डिफरेंसेस भी मैंने बता दिए हैं। वीडियो को धीरे से जाके पीछे एक दो बार देखिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। आपका एसी ओवर डीसी का एडवांटेज ओवर जो एडवांटेज था वो आपके सिलेबस में नहीं है, हाउस होल्ड सर्किट भी आपके सिलेबस में नहीं है। आपका सिलेबस ओवरऑल यहाँ तक था। तो मैंने पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर दिया है, आपको ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट बता दिया आपको मैंने। उसके बाद फिर बता दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे फ्लो करते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होती है, मैंने वो भी बता दिया। साथ ही साथ फिर उसके बाद हम लोगों ने थम के रूल को पढ़ा मैक्सवेल के। उसके बाद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा। फिर वहाँ पर हमने पढ़ा कि किसी भी मैग्नेटिक कंडक्टर में किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रही है तो उसके अंदर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है तो वो करंट कैसे फोर्स महसूस करेगा, उसके बारे में पढ़ा। साथ ही साथ उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बारे में पढ़ा, एसी डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट करा दी हैं। तो इस वीडियो को और इस सीरीज़ को पूरा ध्यान से देखिएगा, आपके 10th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।